अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड के बारे में। जो पीसी मैंने बाय किया है, क्या वो आपको बाय करना चाहिए और क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा आने वाले कमेंट्स मेरे ख्याल से यही थे कि सर हमें पीसी बाय करना है और हमें पीसी पे कोई वीडियो बनाकर दें कि हम कौन सा पीसी बाय कर दें। तो अगर आप भी एक अच्छा पीसी बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके पैसों का लॉस भी ना हो और आप एक अच्छी चीज़ का इंतखाब कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे ओपिनियन जो है, मैं अपनी बात करूँगा, अपनी बात आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरा माइंड कहता है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए मदरबोर्ड। ठीक है, क्योंकि मदरबोर्ड के हिसाब से आप बाकी सभी चीज़ों का इंतखाब कर सकते हैं। प्रोसेसर, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रोसेसर को सबसे पहले इंतखाब करना चाहिए, जो हम प्रोसेसर लेंगे वो उसके हिसाब से हम बाकी चीज़ें लेंगे। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं कि जो आप मदरबोर्ड लेंगे उसके हिसाब से आप बाकी सभी चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड जब आप लेंगे तो उस पर मुकम्मल उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होगी कि ये रैम को कितना सपोर्ट करता है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। उसके हिसाब से फिर आप अपने मदरबोर्ड को, अपने प्रोसेसर का इंतखाब कर सकते हैं। यह भी बात ठीक है कि आप प्रोसेसर के हिसाब से अपने मदरबोर्ड का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप मदरबोर्ड के हिसाब से जब भी आप लेते हैं तो आपकी जो अपनी इंटेल की फैमिली चिपसेट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से आप कंप्लीट कंपोनेंट बनाएं तो आपके जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी जब आप अपनी सिस्टम के मदरबोर्ड की चिपसेट के हिसाब से मुकम्मल सिस्टम रेडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है मदरबोर्ड, और उसके बाद क्या देखना चाहिए हमें, हमारा चिपसेट। अब चिपसेट कौन सा होता है, जब भी आप कोई मदरबोर्ड बाय करते हैं तो उसके साथ आपको एक तो सीरियल नंबर मिलता है और उसके आगे आपको एक नंबर छोटा सा मिलता है 300 हिस्सों में। जैसा कि 310 मदरबोर्ड आते हैं, इसके अलावा 360 आते हैं, 365 आते हैं, 370 आते हैं, 390 आते हैं। और अब हम बात करते हैं सीरियल की। जैसा कि आप देखते हैं कि बी सीरियल में भी आता है 310 आता है, इसके अलावा B365 आता है, B360 आता है, H10 आता है, इसके अलावा H70 आता है, H370 आता है, Z390 आता है, F390 आता है। इस हिसाब से जो पहला वर्ड होता है वो होता है सीरियल, उसके आगे जो 3 नंबर होते हैं वो आपके होते हैं चिपसेट के। ठीक है, कि इस वाले मदरबोर्ड में कौन सी चिपसेट है। तो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो है मदरबोर्ड। उसके बाद आप कौन से देखेंगे, उसके बाद आपने सीरियल का इंतखाब करेंगे, उसके बाद आप इंतखाब करेंगे अपनी चिपसेट का कि आप कौन सी चिपसेट के साथ अपना मदरबोर्ड ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे, अगर B365 की हम बात करें तो B365 जो मदरबोर्ड है वो एक ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड नहीं, वो एक नॉर्मल मदरबोर्ड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें Z सीरियल के मदरबोर्ड की तो वो वाले जो होते हैं तकरीबन ओवरक्लॉकिंग ही होते हैं। Z सीरियल जितनी भी है, वो कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप बाय करें, Z सीरियल के जो मदरबोर्ड होते हैं वो एक ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कोई प्रोसेसर ले रहे हैं सिंपल सादा, तो वो आप B365 पे भी लगा सकते हैं, B310 पे भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप Z390 पे नहीं लगा सकते, नहीं, आप वहाँ पे भी वो लगा सकते हैं और वो चलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको वो लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। क्योंकि वो वाला मदरबोर्ड और B365 मदरबोर्ड वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का गैप है। ठीक है, अगर वो आपको 10,000 में मिलेगा, वैसे 10,000 में आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, वो आपको कम से कम मिलेगा 15 से 20 के राउंड बाउंड। ठीक है, और जो Z सीरियल का मदरबोर्ड है वो आपको मिलेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल जो मिलेगा वो आपको 25 से 30 की रेंज में मिलेगा। नॉर्मल से नॉर्मल 25 की 30 से, मतलब 10,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस आपको कोई फ़र्क नहीं देने वाली। ठीक है, अगर आप Z सीरियल का मदरबोर्ड इंतखाब करते हैं और आपका प्रोसेसर सिंपल है तो फिर मेरे ख्याल से वो Z सीरियल का मदरबोर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो मैंने मदरबोर्ड बाय किया है वो मैंने किया है MSI का Z390
Z390 और यहाँ पे जो मेरे पास प्रोसेसर है वो है 9400F। अब अगर हम बात करें 9400F और Z390 की, तो यहाँ पे इन दोनों का कोई आपस में जोड़ नहीं बनता। जो मुझे मदरबोर्ड बाय करना चाहिए था वो था B360 या फिर B365 या फिर 370 ही मैं कर लेता, ठीक है, लेकिन Z सीरियल में नहीं, क्योंकि Z सीरियल में जो मदरबोर्ड होते हैं वो होते हैं ओवरक्लॉकिंग, और मेरा जो प्रोसेसर है वो एक ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर नहीं, वो एक सिंपल प्रोसेसर है। और दूसरी बात प्रोसेसर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो 9400F प्रोसेसर है इसमें अपना बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो एडिटर होते हैं या फिर अगर आप गेम्स वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा से GPU लाजमी इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा GPU है जो वो नहीं आता, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ अब सूट कौन सा प्रोसेसर करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ K सीरियल का प्रोसेसर सूट करता है। यहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए था 9600K, लेकिन 9600K को मैंने बाय क्यों नहीं किया। अगर आप 9400F और 9600K का बेंचमार्क करेंगे गूगल पर जाकर तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्पीड परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ही फ़र्क है, ठीक है, तकरीबन 10 से 15% फ़र्क है स्पीड परफॉर्मेंस में 9400F और 9600K के बारे में। और अगर हम यहाँ पे इनकी प्राइस की बात करें तो जितने का आप 9600K बाय करना चाहते हैं उतने का आप 9400F हैं जो वो 2 प्रोसेसर बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और जब आप 9600K बाय करेंगे तो यकीनन आप उसके साथ मदरबोर्ड भी Z सीरियल का लेंगे, और Z सीरियल के जो मदरबोर्ड हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही 10,000 का डिफरेंस। तो मतलब आप 9400 जो F है वो आपको बहुत ज़्यादा लो बजट में और वही सेम, ठीक है, परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो प्रोसेसर है वो 9400F लिया है, और मैंने मदरबोर्ड है जो वो Z सीरियल का फिर क्यों चूज़ किया है ये भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। आगे आ जाती है बात रैम की। तो रैम जब आप B360 या B365 मदरबोर्ड लेंगे तो वहाँ पे आपकी जो रैम की यूज़ लिमिट है वो भी बहुत कम है, मतलब उसकी जो मेगाहर्ट्ज़ स्पीड को मदरबोर्ड सपोर्ट करता है वो बहुत कम है, ठीक है। क्यों ये सारी चीज़ें आपको एक दुकानदार नहीं बताएगा। जब आप लाहौर जाते हैं कोई भी चीज़ बाय करते हैं या किसी भी मार्केट में, तो जो शॉप वाले होते हैं उनका क्या होता है कि वो अपनी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, तो वो उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर की जो डिमांड के मुताबिक वो सिस्टम बनवा रहा है वो उस पर सूट भी करता है या नहीं। क्योंकि मैं जब लाहौर गया था तो वहाँ पर मैंने एक बंदे को देखा कि वो सिस्टम बाय कर रहा है 9700K, और जो दुकानदार है वो उसको मदरबोर्ड है जो वो दे रहा था B365, जबकि B365 और 9700K का आपस में कोई जोड़ नहीं बनता। जैसा कि मैंने आपको बताया है वो एक ओवरक्लॉकिंग प्रोसेसर है और वो मदरबोर्ड है जो वो एक ओवरक्लॉकिंग नहीं, तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस उसको नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो Z सीरियल का को मदरबोर्ड ले तो फिर उसको 9700K की बिल्कुल 100% परफॉर्मेंस मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया, 9400F मैंने इंतखाब किया Z सीरियल के साथ, तो उसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि मैं खुद को अपडेट रखना चाहता था। कल को अगर मेरा मूड बन जाए तो मैं इस वाले प्रोसेसर को देकर मैं इसमें 9700K रखा लूँगा, ठीक है। इस वाले प्रोसेसर में अभी मेरा कोई माइंड नहीं, अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन 1 साल या 2 साल बाद मैं हो सकता है इसमें 9700K रखा लूँ, तो मेरा जो बाकी टोटल सिस्टम है वो एक ओवरक्लॉक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप कल को अपडेट रखते हुए ये सारी चीज़ों का इंतखाब किया है, और मैंने जो PC बाय किया है वो तकरीबन कह लें कि 30,000 ज़्यादा पैसे दिए हैं मैंने इसके मदरबोर्ड के, और उसके बाद जो दूसरे कंपोनेंट मैंने लगाए हैं वो। तो ये मैं सजेस्टेड आपको नहीं करूँगा कि आप इतने पैसे लगाएं। अगर आप यही वाला मदरबोर्ड और ये वाला मदरबोर्ड तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लें, क्योंकि अगर ये वाला मदरबोर्ड आप बाय करना चाहते हैं तो इसके साथ फिर आपको 9700K प्रोसेसर लेना चाहिए। 9600K तो मैं आपको बिल्कुल ही कहूँगा कि आप बिल्कुल बाय ना करें, उससे बेहतर है आप 9400F कर लें, ठीक है। तो 9700K है जो अगर आप उसको बाय करते हैं तो उसके साथ फिर ये आपको मदरबोर्ड सूट करता है। और अगर आप 9400F करना चाहते हैं तो फिर आप B360 बाय कर लें, अगर B360 नहीं तो B365 कर लें। अब B360 और B365 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप B360 लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा, और अगर आप B365 लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपका बायोस अपडेट होगा, वो आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी अपडेट्स की भी बहुत ज़्यादा वीडियो है इंटरनेट पे, आप कोई भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप उसको कैसे अपडेट कर लें। लेकिन अगर मैं कोशिश आप अगर बाय करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे आपको B365 ही मिल जाए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने
मैंने मदरबोर्ड बाय किया है वो किया है 31,000 का। जो प्रोसेसर है वो आपको मार्केट से मिल जाएगा 26,500 का। वो जो 9600K है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 40 के लगभग है, इतना ही है 40 के। मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन इतना ही है प्राइस उसकी, ठीक है। तो यहाँ 9400F है जो वो मैंने बाई किया है 26,500 का। और जो रैम्स हैं वो मैंने बाई की हैं 15,000 रुपये की, ठीक है। तो RGB प्रो है वो लाइट्स वाली, वो तो आपको पता ही है। और जो वो GPU है, मेन चीज़ GPU जिसके बारे में हम बात करने वाले थे अभी, GPU। तो GPU भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब मैं GPU के बारे में भी हर बंदे के अपने ओपिनियन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बात बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा वीडियोग्राफी या फिर लोग देखते हैं वो देखते हैं बिट रेट्स, ठीक है। कितने MB का हमारा ग्राफिक कार्ड है या फिर कितने GB का है और इसके बिट रेट्स क्या हैं, बस यही दो चीज़ें देखने वाली होती हैं और ज़्यादातर लोग यही देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इनके साथ और भी एक चीज़ है जिसको आप देखना चाहिए और वो है कोडा कोर। हाँ जी, कोडा कोर। अगर आप इनसे मुतारफ़ हैं कोडा कोर से तो बेस्ट, नहीं तो मैं इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कोडा कोर पे। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में जो मेन पर्पज़ है जब आप प्रोड्यूस करते हैं वीडियो को, तो वो होता है कोडा कोर का, ठीक है। और मेरे जो ओपिनियन है कोडा कोर के बारे में, आपके ग्राफिक कार्ड में कितने होने चाहिए, वो कम से कम 1000 कोडा कोर होने चाहिए आपके ग्राफिक कार्ड में, ठीक है। और इसी वजह से मैंने 1060 MSI का 6 GB और 128 बिल्कुल 128 बिट रेट है उसका। 128 बिट रेट के साथ मैंने जो बाई किया था वो मैंने आज से तकरीबन कह लें कि 6 या 7 मंथ पहले बाई किया था। GPU था वो जो 34,000 का मैंने बाई किया था इधर पाकिस्तान से मार्केट में से, तो वही मैंने उसके साथ लगा लिया है। तो पहले मेरे जिस सिस्टम में लगा हुआ था उसमें मुझे उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिलेगी और अभी मुझे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से मिल रही है इस वाले सिस्टम में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि सर हमें ये वाला सिस्टम बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके पैसे लॉस ना हो। अगर आप EDS पे एडिटिंग करना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ये वाला PC मत बाय करें, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ें अगर आप कम से कम बाय करेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल भी, तो आपके 1 लाख रुपए तक जा सकता है आपका PC, ठीक है। तकरीबन 1 लाख रुपए तक आपका बजट जा सकता है इस वाले PC में, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इस वाले PC को बाय ना करें, ठीक है। इतने ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ EDS को यूज़ करने के लिए, फिर भी आपको स्पीड परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जो EDS का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो होता है क्रैक, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही नॉर्मल मिलती है। अगर आप कोई नॉर्मल सिस्टम ले लेंगे वो भी आपको चलेगा, ठीक है। जैसा कि आप अगर मार्केट से चलता सिस्टम बाय करें, बिल्ड PC जो आते हैं 6th जनरेशन आप बाय कर लें, ठीक है। वो आपको तकरीबन 40,000 रुपये में मिल जाता है। अगर आप लाहौर की बात करें, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की मार्केट की, क्योंकि मैं मार्केट करके आया हूँ, वहाँ से आपको वो PC मिल जाएगा 40,000 रुपये का। तो आपके लिए वो भी बेस्ट है अगर आप EDS पे एडिटिंग करना चाहते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप प्रीमियर पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपको ये PC बाय करना चाहिए। बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है DSLR वीडियो एडिटिंग का और इस तरह की और भी काफ़ी वीडियोस होती हैं मेरे पास। तो मैंने कोशिश करता हूं कि ज़्यादातर जो काम है वो मैंने आपका अपना प्रीमियर पे ले जा चुका हूं। EDS को मैंने बहुत कम कर दिया है, ठीक है। EDS भी मैं यूज़ करता हूं लेकिन उसको मैंने बहुत हद तक पीछे कर दिया है और मैं ज़्यादा अब कोशिश करता हूँ कि मैं अडोब प्रीमियर पे ही करूँ और मैं अडोब प्रीमियर पे ही इस वक्त एडिटिंग ज़्यादातर कर रहा हूँ। EDS की जो क्लासेस हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लोगों के लिए बना रहा हूँ। और या फिर कोई नॉर्मल वीडियोज़ आ जाती हैं मेरे पास जो EDS पे एडिटिंग करने के लिए होती हैं और मैं उनको EDS पे एडिटिंग करता हूं। लेकिन EDS पे आपको इस सिस्टम में भी वो परफॉर्मेंस वो वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अब मैं सारी बातें आपकी इसी वीडियो में आज को बताऊंगा क्योंकि सिस्टम पे दोबारा से वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मुझे पता है, लेकिन ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपना सारा निज़ाम समझ सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ गई PC के बारे में, मेरे माइंड में आ गई, तो मैंने बस ये सोचा कि आपके साथ बात शेयर कर दूँ।
तो पीसी बिल्ड आप जब भी कोई हैवी पीसी बिल्ड करते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो मेरे पास पीसी है उस पर क्या है कि मैं जब प्रीमियर ईडीएस पे कोई वीडियो एडिट करता हूं तो उस पर एडिट करने के बाद मैं उसको प्रोड्यूस लगा के बाद में मैं अपना प्रीमियर ओपन करके उस पर भी मैं एडिटिंग करता हूं, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस में मुझे कोई फ़र्क नहीं मिलता और मैं एक अच्छे तरीके से उस पर एडिटिंग कर पाता हूं, ठीक है, एक अच्छे तरीके से एडिटिंग कर पाता हूं। हैवी पीसी का मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो आपका जो टाइम है वो बचता है, ठीक है। अगर आप इसलिए पीसी लेना चाहते हैं कि आपकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो पहले 30 मिनट में हो रही है और आप चाहते हैं कि 10 मिनट में हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क मिलेगा भी तो कह लें कि 6 या 7 मिनट का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, और 6-7 मिनट के लिए आप इतना टाइम वेस्ट, अपने इतने ज़्यादा पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल पीसी मतलब 6 जनरेशन या फिर 5 जनरेशन या फिर 4 जनरेशन की अगर हम बात करें, 4 जनरेशन लेकर उसमें भी हम एक मैं पीसी बजट में बनाऊंगा एक वीडियो पे इंशाल्लाह। एक बजट में पीसी होना चाहिए, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आप बजट में पीसी ले सकें, क्योंकि ये वाला पीसी मैं आपको बिल्कुल सजेस्टेड नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करें। अगर हाँ आप प्रीमियर पे जाना चाहते हैं, प्रीमियर पे एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये पीसी बाय करना चाहिए, और अगर आप पीडीएस पे एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो ये पीसी आपको बाय नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी 30 से 40 के राउंड बाउंड में आप कोई भी पीसी बाय करें और उसके साथ अपना निज़ाम चलाएं, वो भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस ईडीएस पे देगा, ठीक है। यहाँ पर इतने पैसे लगाने के बाद भी आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, ठीक है, ईडीएस पे। अगर आप प्रीमियर पे आना चाहते हैं तो फिर तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आपको पीसी ये वाला बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बाय किया है और मैंने प्रीमियर को नज़र में रखकर बाय किया है, ईडीएस को नहीं, क्योंकि ईडीएस तो मैं यूज़ करता ही हूं, लेकिन मैं ईडीएस के लिए इसको पीसी को मैंने बाय नहीं किया, और मैंने इस वाले पीसी को बाय किया है प्रीमियर के लिए, और मैं इस पर प्रीमियर ही यूज़ करता हूँ, ईडीएस भी यूज़ करता हूँ। अभी जो आपकी क्लासेस मैंने देनी है वो भी इसी सिस्टम पर दूँगा, और इंशाल्लाह मैं सिस्टम भी आपको दिखाऊँगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिस्टम बजट में बना कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने एक बजट पीसी भी बाय किया था आज से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी और बहुत बजट पीसी था वो। तो वो वाला पीसी है जो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और वो पीसी आप बाय करें। ये वाला पीसी आप बिल्कुल बाय ना करें। अगर आप ईडीएस पे हैं तो, आप प्रीमियर पे हैं तो ये पीसी आप बाय करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।